नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी टेट की तैयारी को प्रारंभ कर रहे हैं। यूपी टेट की तैयारी को प्रारंभ करने से पहले हमें यूपी टेट के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेनी होगी। इसके परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, इसकी क्या योग्यता होती है, क्या फीस लगती है, क्या परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्तर होता है, यूपी टेट के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम क्या होता है। यूपी टेट जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, यानी जो प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर, जिसे कहते हैं पेपर 1 और पेपर 2। इनका कैसा सिलेबस होता है, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। यूपी टेट के बारे में A to Z जानकारी लेंगे हम इस मात्र एक वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये डाउट नहीं रह जाएगा कि यूपी टेट के बारे में ऐसा कोई भी पॉइंट हो जो आपको पता ना हो। सब कुछ यहाँ पर हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अधिनियम के तहत NCTE द्वारा 23 अगस्त 2010 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें शिक्षक बनने हेतु TET यानी यूपी टेट को एक आवश्यक योग्यता घोषित किया गया तथा ये जो परीक्षा है इसको संपादित कराने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। यह परीक्षा प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित कराई जाती है और इस परीक्षा का जो आयोजन है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके जो प्रश्न पत्र का निर्माण है विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और प्रश्न पत्र की छपाई व परीक्षाफल तैयार करने के लिए प्राइवेट एजेंसी को हायर किया जाता है। अब नज़र डाल लेते हैं यूपी TET के परीक्षा कार्यक्रम की। परीक्षा कार्यक्रम कैसे संपादित होता है, कैसा इसका कार्यक्रम बनाया जाता है। सबसे पहले विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है और फिर रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित की जाती है। रजिस्ट्रेशन तिथि घोषित करने के बाद 20 दिनों तक इसका रजिस्ट्रेशन होता है, यानी हम कह सकते हैं इसके आवेदन लिए जाते हैं। 1 माह बाद इसमें प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाता है, यानी 20 दिन तक रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं और रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन होने के बाद 1 माह बाद प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाते हैं। प्रवेश पत्र जारी करने के 10 दिन बाद ही परीक्षा का आयोजन होता है और परीक्षा के आयोजन के 4 दिन बाद उत्तरमाला जारी कर दी जाती है। उसके बाद उत्तरमाला पर आपत्ति करने के लिए 4 दिन का समय दिया जाता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, ये उत्तरमाला में ये उत्तर गलत दिया हुआ है, तो उस पर आपत्ति करने के लिए आपको 4 दिन PNP प्रोवाइड कराती है। फिर 4 दिन के समय देने के बाद फिर से PNP 15 दिन बाद संशोधित उत्तरमाला जारी करती है, यानी जिन प्रश्नों पर आपत्ति आई है उन प्रश्नों को दोबारा से विशेषज्ञों से चेक कराकर, रिव्यू कराकर 15 दिन बाद दोबारा संशोधित उत्तरमाला जारी की जाती है। फिर संशोधित उत्तरमाला जारी करने के बाद 5 दिन बाद परीक्षा फल घोषित कर दिया जाता है और परीक्षा फल घोषित करने के 1 माह बाद TET के प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाता है। जिस जनपद से आपने TET की परीक्षा दी थी उसी जनपद के डाइट से आपके प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा परीक्षा का कार्यक्रम कि कब विज्ञापन प्रकाशित होता है और कब आपका रिजल्ट आता है और कब आपके प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि यूपी टेट की परीक्षा जो होती है वो कितनी देर के लिए होती है, तो वो 150 मिनट की परीक्षा होती है, यानी हम कह सकते हैं कि 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र आता है और इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न के 4-4 ऑप्शन होते हैं और जो भी आपका ऑप्शन सही होता है उस ऑप्शन को आप अपनी OMR शीट में उसका गोला काला करते हैं। और इस जो प्रश्न पत्र है यूपी टेट का, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि यूपी टेट के जो आवेदन होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। यूपी टेट के आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही लिए जाते हैं। यूपी टेट परीक्षा के 2 स्तर होते हैं, पेपर 1 जो कि प्राइमरी के लिए होता है, पेपर 2 यानी जो जूनियर के लिए होता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई शिक्षक, कोई अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए पेपर 1 यानी प्राइमरी स्तर का यूपी टेट देना होता है, और जो शिक्षक कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना चाहता है उसके लिए पेपर 2 यानी जूनियर यूपी टेट का आयोजन किया जाता है। ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं।
पेपर 1 जो प्राइमरी का होता है वो सुबह की पाली में होता है, और जो पेपर 2 जो जूनियर के लिए यूपी टेट होता है वो द्वितीय पाली में होता है, यानी वो 2:30 बजे से 5 बजे तक होता है। और जो पेपर 1 प्राइमरी का होता है वो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित किया जाता है। दोस्तों, यूपी टेट की परीक्षा संभवतः वर्ष में एक बार जरूर होती है। आगे बात कर लेते हैं यूपी टेट की पात्रता यानी योग्यता के बारे में कि कौन कौन से अभ्यर्थी यूपी टेट की परीक्षा दे सकते हैं। डीएलएड, बीटीसी, बीएड, बीएलएड इत्यादि के ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों या अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हों। यहाँ पर अंतिम वर्ष से यह मतलब लगाया जाता है कि जैसे आपका पाठ्यक्रम बीटीसी का है यानी डीएलएड का है, ये डीएलएड जो होता है वो 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। 2 वर्ष का कोर्स 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अंतिम वर्ष का ये मतलब है कि आपके द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया जा चुका हो, तभी आप यूपी टेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं और तभी आपका यूपी टेट का जो परीक्षा फल होगा वो मान्य होगा। देखिए, बैठने को तो कोई भी बैठ जाता है, लेकिन जब वो आपका जो यूपी टेट का प्रमाण पत्र है वो मान्य तभी होगा जब आप द्वितीय वर्ष की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित हो चुका हो, तभी आप उस परीक्षा में बैठे हों। और अगर हम बात करें, जैसे कोई पाठ्यक्रम होता है 4 वर्ष का होता है, ठीक है, तो 4 वर्ष में अंतिम वर्ष का क्या मतलब है कि आपके 3 वर्ष पूरे हो चुके हों। जैसे बीएलएड है, आपका बीएलएड 4 वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष में 3 वर्ष का रिजल्ट पूरी तरह से घोषित हो चुका हो और आप चौथे वर्ष में अध्ययनरत हों, तो इस तरह ये आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत कहलाएंगे। और अगर आप अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं फिर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप डीएलएड, बीटीसी, बीएड और बीएलएड के अलावा भी कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिनको पूरा करके आप यूपी टेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर आप उन कोर्स को भी देख सकते हैं। वैसे इस कोर्स की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.dledtet.in पर विजिट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी टेट परीक्षा में आवेदन करने के लिए परीक्षा शुल्क क्या लगता है। अगर आप सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 600 रुपये एक पेपर के देने होंगे। यानी अगर आप सिर्फ पेपर 1 में अप्लाई करना चाहते हैं यानी प्राथमिक यूपी टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 600 रुपये देने होंगे। अगर आप दोनों में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपये देने होंगे। बात करें एससी एसटी की, एससी एसटी के लिए एक पेपर देने के लिए 400 रुपये देने होंगे, और अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो आपको 800 रुपये देने होंगे। बात कर लेते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड की यानी विकलांग श्रेणी की, इनके लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर ये दोनों पेपर देना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो इनको 200 रुपये भरने पड़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं पेपर 1 के जो विषय हैं यानी जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए जो यूपी टेट का प्रश्न पत्र आएगा उसमें कौन कौन से विषय होंगे। तो यहाँ पर जो प्राथमिक स्तर का यूपी टेट आता है उसके जो अनिवार्य विषय हैं जैसे बाल विकास, हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन, यानी पेपर 1 के लिए 4 सब्जेक्ट आपके अनिवार्य होते हैं। और इसी में जो 5वां सब्जेक्ट होता है संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इन तीनों में से आपको एक का चयन करना पड़ता है। यानी अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 का यूपी टेट देना होता है। और यहाँ पर जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं वो अनिवार्य हैं, बाल विकास, हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। और जो 5वां सब्जेक्ट है वो वहाँ पर आपके पास 3 चॉइस हैं। इन 3 चॉइस में से आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इन तीनों में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट का चयन करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर यूपी टेट की परीक्षा में 5 सब्जेक्ट होते हैं और पांचों सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होते हैं, तो टोटल यहाँ पर जो अंक होते हैं वो होते हैं 150। बात कर लेते हैं पेपर 2 के विषय की। पेपर 2 का जो विषय है ये थोड़ा और ज़्यादा डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर जो अनिवार्य विषय हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाल विकास और हिंदी हैं, और यहाँ पर फिर से पेपर 1 की तरह जो वैकल्पिक विषय हैं संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। इस तरह आपने देखा कि जो अनिवार्य विषय हैं
बाल विकास के 30 क्वेश्चन हो गए, हिंदी के 30 क्वेश्चन हो गए, और वैकल्पिक विषय में कोई एक सब्जेक्ट लेना होता तो यहाँ से 30 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद आता है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट, अगर आप कला वर्ग से हैं यानी आर्ट साइड के स्टूडेंट रहे हैं अपने स्नातक स्तर पर, तो आपको सामाजिक अध्ययन लेना होता है और सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई? यानी बाल विकास से 30 प्रश्न, हिंदी से 30 प्रश्न और वैकल्पिक विषय से 30 प्रश्न हो गए 90 प्रश्न, और आपका सामाजिक अध्ययन से हो गए 60 प्रश्न, कुल मिलाकर हो गए 150 प्रश्न। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं ग्रेजुएशन स्तर पर, तो आपको गणित और विज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो आपका चौथा भाग होगा वो होगा गणित व विज्ञान का। तो गणित व विज्ञान से आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हम जोड़ लेते हैं, ये बाल विकास से 30 प्रश्न, हिंदी से 30 प्रश्न और वैकल्पिक विषय से 30 प्रश्न हो गए 90 प्रश्न, और विज्ञान और गणित से 60 प्रश्न, कुल मिलाकर हो गए आपके 150 प्रश्न। इस तरह आपने देखा कि पेपर 1 के जो विषय हैं वहाँ पर 4 कंपलसरी हैं, और जो पेपर 2 का जो विषय है यहाँ पर 2 कंपलसरी हैं, 1 वैकल्पिक विषय है, और जो चौथा पार्ट है वो आपके स्तर पर डिसाइड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन पे ले रखा है, आर्ट साइड थे या साइंस साइड थे, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का चयन करना होता है। इस तरह आपने देखा यूपी टेट के जो सब्जेक्ट हैं वो भी क्लियर यहाँ पर हो गए। अब बात कर लेते हैं यूपी टेट के प्रश्न पत्र में प्रश्नों का स्तर कैसा होता है। अगर आप प्राथमिक स्तर का टीईटी दे रहे हैं यानी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपके प्रश्नों का स्तर होगा वो कक्षा 1 से 5 तक का ही पाठ्यक्रम यहाँ पर डिसाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो इसका कठिनाई स्तर होगा वो कक्षा 12 के स्तर का होगा, यानी इंटरमीडिएट के कठिनाई स्तर के बराबर होगा। जो आपका सिलेबस होगा वो कक्षा 1 से 5 तक का ही होगा, लेकिन जो उसका कठिनाई स्तर होगा वो इंटरमीडिएट का होगा। इसी तरह उच्च प्राथमिक स्तर के टीईटी की बात करें तो यहाँ पर इसके जो पाठ्यक्रम होगा, इसके जो प्रश्न होंगे वो कक्षा 6 से 8 तक के कोर्स के होंगे, लेकिन जो इसका कठिनाई स्तर होगा वो यहाँ पर इंटरमीडिएट के बराबर का ही होगा। तो ये चीज़ समझ गए, मतलब कोर्स आपका कक्षा 6 से 8 तक के प्रश्नों का ही होगा, लेकिन जो इसके कठिनाई स्तर होंगे वो इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। आगे बात कर लेते हैं इसके पासिंग मार्क्स की। यहाँ पर जो यूपी टेट की जो परीक्षा का प्रश्न पत्र होता है वो 150 अंकों का होता है, यानी आपको 2.5 घंटे में 150 प्रश्न हल करने होते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको पास होने के लिए 90 अंक लाने पड़ेंगे। ये जो यूपी टेट की परीक्षा होती है ये सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा होती है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ केवल पासिंग मार्क भी ले आएँ तो आप अगली आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आप ओबीसी, एससी, एसटी और जितने भी आरक्षित वर्ग होते हैं अगर आप उनसे संबंध रखते हैं तो आपको यूपी टेट की परीक्षा में 82 अंक लाने होते हैं। बात करें चाहे पेपर 1 की, बात करें चाहे पेपर 2 की, दोनों में पासिंग मार्क सेम ही होता है। यानी अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 90 लाइए तभी आप पास माने जाएंगे। अगर आप किसी भी आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं यानी सामान्य वर्ग के अलावा जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी को 82 अंक लाना जरूरी है, तभी वो पास माने जाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी टेट के प्रमाण पत्र की। जब आपकी परीक्षा संपन्न हो जाती है उसके बाद यूपी टेट के प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं। यूपी टेट के जो प्रमाण पत्र हैं, जिस जनपद से आपने यूपी टेट में अप्लाई किया है उसी जनपद की डाइट से इनका प्रमाण पत्र वितरित किया जाता है। वहाँ पर आप अपने जो कागज़ हैं, जैसे इसका आवेदन पत्र, यूपी टेट का आवेदन पत्र और अपनी एक फ़ोटो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और जो आपने प्रशिक्षण कर रखा है उन सब की फ़ोटो कॉपी ले जाकर अपने डाइट में देते हैं, वहाँ से आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप यूपी टेट में आवेदन करेंगे तो जो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको लास्ट तक संभाल के रखना होता है, तभी आपको वहाँ से डाइट से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। बात कर लेते हैं यूपी टेट के प्रमाण पत्र की। वर्तमान में आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसकी वैधता 5 वर्ष है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में इस यूपी टेट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होने वाली, वरना मतलब कि आप एक बार परीक्षा दे दीजिए और ज़िंदगी भर यही प्रमाण पत्र आपका मान्य रहेगा।
बात कर लेते हैं कि जब यूपी टेट का अगर प्रमाण पत्र खो गया या उसमें कुछ गलती है तो उसको कैसे सही कराएंगे। तो इसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है। इसके लिए आप एक एप्लीकेशन अपने डाइट के प्राचार्य को देते हैं और उसी की प्रतिलिपि परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को भेजते हैं। वहाँ से फिर उसमें संशोधन होता है। संशोधन होने के बाद 2 माह के अंदर आपको द्वितीय प्रति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि यूपी टेट का प्रमाण पत्र कैसे मिलता है, इसकी क्या अवधि है, और अगर कभी कुछ संशोधन होना हो या खो जाती है तो ये आपको कैसे मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूपी टेट के मुख्य मुद्दे की, जो कि है सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, कि पेपर 1 का क्या पाठ्यक्रम होता है और पेपर 2 का क्या पाठ्यक्रम होता है। इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये पीएनपी द्वारा जारी की गई पीडीएफ है, इसमें सारा पाठ्यक्रम दे रखा है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक स्तर का जो पेपर आता है उसका क्या सिलेबस है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ये आपका पहला भाग है। कुल मिलाकर 150 अंक होते हैं, तो ये 5 भागों में डिवाइड होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। बाल विकास, हिंदी, और उसके बाद वैकल्पिक विषय, गणित और पर्यावरण अध्ययन, ये 5 भागों में डिवाइड होता है। तो बाल विकास और शिक्षण विधियाँ पहला भाग है। इसमें क्या होता है, इसमें बाल विकास के बारे में पूछा जाता है। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं और बाकी सब कुछ, ये जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी बाल विकास के अंतर्गत दूसरा एक पार्ट और है, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। तो यहाँ पर अधिगम से संबंधित सब कुछ पूछा जाता है। अधिगम, सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, और यहाँ पर जितने अधिगम के नियम हैं, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, ये सब यहाँ पर पूछे जाते हैं। और इसी में शिक्षण और शिक्षण विधाएं ये भी पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा भी बाल विकास के अंतर्गत ही पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, इससे संबंधित जो कुछ भी है आपने अपने डीएलएड और बीएड में सब में पढ़ा होगा। तो समावेशी शिक्षा के बारे में जो कुछ भी इससे संबंधित है वो सब यहाँ पर इसके पाठ्यक्रम में शामिल है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अधिगम और अध्यापन, ये भी आपके बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं भाग 2 की। तो यहाँ पर जो भाषा है यानी हिंदी में क्या क्या आता है, अपठित अनुच्छेद आता है, हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन आता है, वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से ये जितने अक्षर दे रखे हैं, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, विलोम, समानार्थी, तुकांत, आतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज व शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ, संधि, वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, इतना सब कुछ आता है हिंदी ग्रामर से। अब इसी हिंदी के अंतर्गत भाषा विकास का अध्यापन यानी जो इसके अध्यापन शिक्षण संबंधी मुद्दे हैं वो सब भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं भाषा सेकंड यानी इंग्लिश की। अब यहाँ पर जो भाषा द्वितीय है यहाँ पर ये वैकल्पिक विषय रखते हैं, इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू। इन तीनों में से कोई एक अगर आपको लेना होता है। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो ये आपके सामने कोर्स दे रखा है, अनसीन पैसेज, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेस, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल और जेंडर। अब इसी भाषा द्वितीय में जो दूसरा विकल्प है उर्दू का, यहाँ पर आपके सामने ये सब दिया हुआ है, उर्दू का पूरा पाठ्यक्रम, ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद भाग द्वितीय के ही अंतर्गत जो तीसरा विकल्प है वो है संस्कृत का। संस्कृत के अंतर्गत आप देख सकते हैं अपठित अनुच्छेद, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, और इसके बाद ये सब दे रखा है घर परिवार परिवेश, पशु पक्षियों के नाम, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत प्रयोग, अव्यय, संधि, संख्याएं, लिंग वचन, स्वर व्यंजन, कवियों और लेखकों की रचनाएं। और इसके बाद संस्कृत में भी भाषा अध्यापन से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
यहाँ पर जो चौथा पार्ट होता है वो होता है गणित का। इसमें संख्याएं और संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, लासा और मासा, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, ज्यामितीय आकृतियाँ, धन, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। यानी जो आपने डीएलएड के चारों सेमेस्टर में पढ़ रखा है वही यहाँ पर पूछा जाता है। और गणित में भी अध्यापन संबंधी जो मुद्दे होते हैं उन पर जो आधारित प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं इस पेपर 1 के अंतिम भाग की, पर्यावरण अध्ययन। इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष टॉपिक दिए गए हैं, इन्हीं पर प्रश्न आधारित होते हैं। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, शासन व्यवस्था और पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब इसी पर्यावरण के अंतर्गत ही अध्यापन संबंधी मुद्दे इसमें भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये पेपर 1 का पूरा सिलेबस था। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की, यानी कक्षा 6 से 8 तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उच्च प्राथमिक स्तर का पेपर देना होगा। यहाँ पर भी वही लगभग बाल विकास का सेम ही रहता है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित यहाँ पर जितने भी पेपर 1 में आए थे वही सब लगभग यहाँ पर पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर कुछ डिफरेंट होता है तो वो डिफरेंट क्या होता है, देखो हिंदी भी सेम होती है और उसके बाद अगर कुछ डिफरेंट होता है तो वो है आपका गणित विज्ञान का पोर्शन और जो आपका सामाजिक अध्ययन का पोर्शन। तो यहाँ पर गणित में देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित किए जाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक कोष्टक, लासा और मासा, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएं, बीजगणित, बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित, बैंकिंग, सांख्यिकी, पाई एवं दंड चार्ट, संभावना, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, घातांक। ये जितने भी टॉपिक हैं ये सभी टॉपिक आपके डीएलएड के कोर्स में हैं। अगर आपने डीएलएड के चारों सेमेस्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो मैथ तो आपकी बिल्कुल गलत होने वाली नहीं है। इसमें भी अध्यापन संबंधी मुद्दे पूछे जाते हैं, इसके भी कम से कम 8 से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विज्ञान के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर जो विज्ञान का जो पोर्शन होता है उसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, रेशे एवं वस्त्र, सजीव निर्जीव जंतु की संरचना, सूक्ष्म जीव, कोशिका से अंग तंत्र, किशोरावस्था, भोजन, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जीवों में श्वसन, मापन और विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु, जल, पदार्थ, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ये इतना आता है विज्ञान से। और यहाँ पर विज्ञान में भी जो अध्यापन संबंधी मुद्दे होते हैं उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो आता है, अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन का पोर्शन लेना होता है। तो सामाजिक अध्ययन में देख सकते हैं जो इतिहास आता है वो आपके सामने कोर्स यहाँ पर पूरा दे रखा है, इतिहास के बारे में पूरा दे रखा है, नागरिक शास्त्र के बारे में पूरा दे रखा है। उसके बाद जो आपका आता है भूगोल, उसके भी बारे में पूरा यहाँ पर दे रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। और पर्यावरणीय अध्ययन जो आता है वो भी यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा दे रखा है। और इसी में गृह शिल्प, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, संगीत, उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो भी अध्यापन शिक्षण संबंधी मुद्दे बनते हैं उनसे भी कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं यूपी टेट पास होने के बाद क्या करना पड़ता है। तो यूपी टेट पास होने के बाद आपको सीधा आने वाली वैकेंसी यानी शिक्षक भर्ती में बैठना होता है। और शिक्षक भर्ती में आप बैठकर उसको उत्तीर्ण कर उसमें मेरिट में आकर आप नियुक्ति पा सकेंगे।
उम्मीद करता हूं कि यूपी टेट से संबंधित इस वीडियो को आप काफ़ी पसंद करेंगे, क्योंकि इस यूपी टेट के वीडियो में मैंने A to Z जो कुछ भी होता है यूपी टेट में, मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया है। यूपी टेट की आवेदन से लेकर प्रमाण पत्र वितरण तक जितना भी प्रोसीजर होता है वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।